GSTR 1 में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कर लिए थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th बी, यहाँ 9th बी और 11 और 11 बी, यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट्स कर लिए थे GSTR 1 में। अब जो हमारे बचे हैं वो बचे हैं HSN, सप्लाई मेड थ्रू और सप्लाईज अंडर सेक्शन 95। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग GSTR 1 कर रहे थे। GSTR 1 में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कर लिए थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th बी, यहाँ 9th बी और 11 और 11 बी, यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट्स कर लिए थे GSTR 1 में। अब जो हमारे बचे हैं वो बचे हैं HSN, सप्लाई मेड थ्रू और सप्लाईज अंडर सेक्शन 95। आज हम करेंगे सप्लाई मेड थ्रू इको। बेसिकली सप्लाई मेड थ्रू इको का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी सेल किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर करते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले जो होते हैं आपकी उस सेल के ऊपर 1% TCS काटते हैं, जिससे वो आपकी सेल को वेरीफाई करते हैं। तो आपने वही सेल इसके अंदर रिपोर्ट करनी है जो आपने ई कॉमर्स के साथ करी है। बेसिकली एग्जांपल है कि जैसे अगर आप एज ए फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट लोड करते हैं या फिर अमेजन के ऊपर अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और वहां से उसकी सेल हो जाती है, तो जो भी पैसा होगा आपके पास नहीं आएगा, वो सबसे पहले फ्लिपकार्ट या अमेजन के पास आएगा। तो फ्लिपकार्ट वाले आपको मंथ एंड में एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। उस रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो अपने सर्विस चार्ज काटेंगे और 1% TCS काटेंगे उसके ऊपर। मैं एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। सपोज आपने 1 लाख रुपए की सेल करी। 1 लाख रुपए के ऊपर सेल के ऊपर जो फ्लिपकार्ट वाले हैं वो उसके ऊपर 5% या 10% जो उनके सर्विस चार्ज होते हैं वो डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है, और 1% जो है वो TCS डिडक्ट करेंगे। तो आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 94,000, ठीक है ना। तो ये जो 94,000 है, ये 94,000 का मतलब है कि जो आपके पास पैसे अकाउंट में आने हैं वो 94,000 में सारे डिडक्शन जो है, सारे TCS जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले जो है उनके पास है वो, ठीक है ना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन या जैसे जिसके थ्रू भी आप काम करेंगे तो वो आपको आखिरी में एक मंथली शीट देंगे, मंथली रिपोर्ट देंगे, जिसमें आपकी हर सेल को वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके उसमें बताएंगे कि किस सेल के ऊपर आपकी कितनी रिटर्न है या कितने पैसे आए हैं और कोई कौन सी सेल जो है वो आपकी वापसी आई है, ठीक है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सपोज अगर आप सेलर हैं, बीच में एक मीडिएटर होता है हमेशा जो आपको बायर लाके देगा, ठीक है ना। सेलर जो है वो डायरेक्ट बायर को नहीं बेच सकता, सेलर को ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करना होगा अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे जोमेटो वाले हैं, जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि आजकल जोमेटो पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो। तो जोमेटो पे जो भी लोग ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो वाले क्या करते हैं, वो रेस्टोरेंट से खाना ले जाके उन कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। जितने भी वो कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं उन सबके ऊपर वो चार्जेस एक अलग से कैलकुलेट करते हैं, अलग से वो चार्ज करते हैं कस्टमर से, जिससे रेस्टोरेंट की सेल तो बढ़ती है, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले की सेल भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जो रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट के पास जो पैसे आते हैं वो उसके पास जो उसने प्रोडक्ट लिस्ट करा था वो माइनस सर्विस चार्ज वो उसके पास रिसीव होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं बता देता हूं बेसिकली क्या होता है। सप्लाई मेड थ्रू इको, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपने एड रिकॉर्ड करना है। एड रिकॉर्ड में यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एक है लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर 52 और लाइबल टू पे टैक्स अंडर 95, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सेल आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं तो उस केस में आपका पहले से ही उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि जो भी टैक्स होगा वो कौन भरेगा, क्या वो टैक्स जो है सेलर भरेगा या टैक्स जो है वो ई कॉमर्स वाला भरेगा, ठीक है ना। तो वो एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो भी बायर के पास प्राइस आता है वो तो ऑलरेडी टैक्स के साथ ही आता है, ठीक है ना। अगर वो 1 लाख बायर के पास जो आएगा वो 1 लाख
प्लस 1,18,000, 18% हम लेके चले अगर टैक्स का रेट था, तो बायर जो पे करेगा वो तो 1,18,000 ही पे करेगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ई कॉमर्स वाला जो होता है वो 1,18,000 में से 5,000 और 1,000 ये तो अपने सर्विस चार्ज काटेगा ही, ठीक है ना। 5,000 और 1,000 सर्विस चार्ज और टीसीएस तो काटेगा ही। कभी कभी वो जीएसटी भी जो होता है वो भी अपने पास ही रख लेता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और वही उस अपने प्लेटफॉर्म पे वो अपनी रिटर्न के अंदर उतना जीएसटी भरता है। जो सेलर होता है वो जीएसटी नहीं भरता है उसमें, ठीक है ना। अगर हम 18% जीएसटी लेंगे तो यानी कि उसके पास पैसे जो आएंगे सेलर के पास वो आएंगे 94,000 माइनस 18,000। यहाँ पे नहीं, मैं दूसरा बता देता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैं रिपीट करता हूँ, मैं 1 मिनट। देखिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी ई कॉमर्स वाले को हायर करते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए। जैसे अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में तो आपके पास उतने ही लोग आएंगे ना जितने पॉसिबल हैं, आसपास वाले जो लोग हैं वो ही आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रेस्टोरेंट को जो डील करते हैं, रेस्टोरेंट की जो खाना सेल करवा सकते हैं किसी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है ना। अगर आप कपड़े का करते हैं या कोई भी ऐसे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म जो है वो अपने सर्विस चार्ज काटेंगे आपकी सेल के ऊपर, ठीक है, और 1% टीसीएस काटते हैं, ठीक है ना। ये टीसीएस काटने का मतलब होता है कि आपकी जो सेल है वो वेरीफाई हो जाएगी उसके साथ। ये टीसीएस जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला जो है वो जमा करवाता है, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट। और आप इतने का ही इनपुट भी ले सकते हैं अपने जीएसटी पोर्टल में, ठीक है ना। जैसे ही वो जमा होगा तो इतने का इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो बेसिकली पैसा आएगा वो कितना आएगा, अगर आपने 1 लाख रुपए का सेल करा है और 18,000 उसमें टैक्स लगा के पार्टी से पैसा लिया 1,18,000, तो 1,18,000 में से ये पैसा पहले ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ई कॉमर्स वाले के पास 1,18,000 आ जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स वाला आपको जो पैसे देगा वो देगा 1,18,000 माइनस 5,000, यानी कि सर्विस चार्ज माइनस टीसीएस। तो वो आपको जो देगा वो देगा 1,12,000 रुपए आपको, ठीक है ना। अब जो ये 14th कॉलम है ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो आप जो है जीएसटी भर दीजिए या फिर जो ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म है वो जीएसटी भरेगा। ये पहले ही टर्म्स में, पहले ही उसके अंदर एग्रीमेंट में हो जाता है कि जीएसटी कौन भरेगा। अगर जीएसटी ई कॉमर्स वाला भरेगा तब आपके पास 1,12,000 नहीं आएंगे, तब आपके पास जो आएंगे 1,12,000 माइनस 18,000, यानी कि 18,000 जो आपका जीएसटी वाला रेट है जो उसने कलेक्ट किया था। तो वो आपको जो पैसा देगा वो देगा आपको 1,12,000 माइनस 18,000, यानी कि 94,000। वो आपको जो देगा वो 94,000 देगा, ठीक है ना। अगर वो जीएसटी वो भरता है ई कॉमर्स वाला, तब आपने ये वाले कॉलम को यूज करना है अपनी सेल को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। जो भी आपने जोमेटो के थ्रू सेल करी है उसको रिपोर्ट करने के लिए आपने 14th नंबर में लाइबल टू कलेक्ट टैक्स जो है ये वाला कॉलम यूज करना है। इसमें आप क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन नंबर डालेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट वाला है या जोमेटो वाला है तो आपने उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, कि उन्होंने हमारे जो है अगेंस्ट टैक्स जो है भरा है, ठीक है ना। और ये टैक्स जो जितने भी अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे वो अमाउंट आपकी इस अमाउंट के साथ मैच होने चाहिए, ठीक है ना। जो वो मंथली रिपोर्ट आपको देंगे उसके साथ मैच होने चाहिए। सपोज 1 लाख रुपए की अगर सेल हुई थी तो यहाँ पे आप जो रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज जो आएगी वो आएगी 1,18,000 माइनस 18,000, यानी कि 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जो आएगी वो आएगी 1 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे आप टैक्स जो है वो नहीं दिखाएंगे। अगर आप नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज 1,18,000 दिखाएंगे तब आपको ये वाला टैक्स भरना पड़ जाएगा,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वो टैक्स नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे आप नेट वैल्यू सप्लाई जो दिखाएंगे वो 1 लाख रुपए दिखाएंगे। 1 लाख रुपए वाला जो है वो वेरीफाई किससे होगा, जो टीसीएस ई कॉमर्स वालों ने आपके अगेंस्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप दिखाने के बाद इसको सेव कर देंगे। अगर यहाँ पे ये सेव नहीं होता है या फिर अगर कोई एरर आता है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि टैक्स किसके पास आया है, वो आपके पास आया है या उसके पास आया है। अगर उसके पास आया तब तो आप ये वाले कॉलम्स यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास आया तब आप क्या करेंगे, लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9(5), ये वाले कॉलम को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्टर नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्टर नंबर में डाल के दिखा देता हूं अगर कोई है तो। सर हमारा जीएसटी नंबर है, ई कॉमर्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पे हमारा सप्लाई होता है। जी, तो उसमें आपको स्टेटमेंट हर महीने मिलती है ना उसमें? जी मिलता है सर, लेकिन पता नहीं अभी तक नील भर रहे हैं। हाँ, इसमें अगर टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं, अगर टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने एज ए नीली रिटर्न भरनी है। नील रिटर्न नहीं भरनी है, बेसिकली यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है अपने कि टोटल 1 लाख रुपए की सेल करी है आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है ना। वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है बस। ये देखिए, इसमें आपने लाइबल टू पे टैक्स में तब आप जो है टैक्स भरेंगे, यहाँ पे आपने वो टैक्स जो है यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है ना। और लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं भरना है, टैक्स उसी के पास है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास, तब आपने ये वाला कॉलम यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, ये बेसिकली ये वाला जो प्लेटफॉर्म है टीसीएस वाला नहीं आ रहा है, जो इसमें ये जीएसटी नंबर दे रखा था टीसीएस वाला नहीं आ रहा है। तो जब आप उसके साथ टाई अप करेंगे तो आपको वो जीएसटी नंबर जरूर देगा, तो वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो ही वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ई कॉमर्स वाला। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट भी सेल करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो 14th कॉलम है ये सेलर के लिए है हमेशा, ये हमेशा सेलर भरेगा, ठीक है ना, ई कॉमर्स वाला नहीं भरेगा ये, ठीक है। यानी कि अगर आपकी का अमेजन है, आपकी का फ्लिपकार्ट है, तो आप जो है इस कॉलम को यूज नहीं करेंगे 14th वाले को, ठीक है ना। आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस आपका चल रहा है, वो वाले जो बंदे हैं, वो वाले जो कस्टमर या सेलर जो होंगे वो इस कॉलम को भरेंगे 14th को, ठीक है। अब हम आते हैं सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5), 15 नंबर। बेसिकली ये जो सप्लाई अंडर 9(5) जो है ये वो लोग भरते हैं जो सही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं। यानी कि अगर अमेजन वाला है तो अमेजन वाला जो है वो इसको भरेगा, ठीक है ना। अगर फ्लिपकार्ट वाला है तो वो इसको भरेगा, कोई भी सेलर इस कॉलम को यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप सेलर हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप जोमेटो वाले हैं तो आप ये वाला यूज करेंगे, अगर आप सेलर हैं तो आप इस कॉलम को यूज करेंगे। इस कॉलम में सेम है कि टोटल रिपोर्ट आपने करनी है कि बेसिकली किस पार्टी से आपने जो है कलेक्ट किया जीएसटी नंबर, सप्लायर कौन था, रिसेप्टेंट कौन था, किस पार्टी से आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, किस पार्टी का जीएसटी आपने लगाया है, ठीक है ना, या किसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर जो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डेट जो होगा वो मेंशन कर देंगे, और सप्लाईज अगर टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू सप्लाई जो यानी कि इंक्लूडिंग टैक्स, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है ना। अगर वो लोकल है तो आपने लोकल सेलेक्ट कर लेना है, अगर वो बाहर का है तो वो बाहर का सेलेक्ट कर लेना है। इसमें 3 कॉलम है, 4 कॉलम है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड यानी कि जो भी सप्लाई हुई, जो भी सेल हुई, वो जिनके पास रजिस्टर्ड नंबर यानी कि जिनके पास जीएसटी नंबर है, और जिसके पास जीएसटी नंबर, बायर के पास भी जीएसटी नंबर है और सेलर के पास भी जीएसटी नंबर है, तो उन दोनों को रिपोर्ट आपने यहाँ पे करना है।
अगर आपने रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड करी तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड यानी कि जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन उसने जो सेल करा है वो रजिस्टर्ड को करा है यानी कि जीएसटी वाले को करा, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। देखिए बेसिकली इस कॉलम में कॉम्प्लिकेशन क्या है कि सपोज अगर आपने कोई ऑनलाइन काम शुरू करा है या कोई भी आप स्मॉल अगर आप वो है सेलर है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन आप कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं जहां पे आप अपने आप को जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं आप, तो उसमें जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता कभी कभी। जैसे मीशो वाले हैं, मीशो में क्या आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी सामान मीशो के प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हो किसी भी पार्टी को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। मीशो वाला आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए कभी नहीं कहेगा, ठीक है ना। वो आपको अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी ये वाली सर्विस दे देगा। लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं जैसे अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या जोमेटो हो गया, उसमें जीएसटी नंबर जो है वो कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो ही आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ आया सबको? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी का अगर कोई जोमेटो वाला ऑपरेट कर रहा है तो वो उसको ये बात मतलब जल्दी समझ आ जाएगी। और जो जोमेटो या ऑनलाइन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू नहीं कर रहे हैं अगर सेल, तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो आगे भी हम लोग समझ सकते हैं। अभी जब हम लोग लास्ट में 3 क्वेश्चन जो होंगे, 3 जो राउंड होंगे हमारे डाउट वाले राउंड, उसमें आप ये वाली चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, सर बोलिए मेरा एक सर। सप्लायर है, सर हाँ मेरा एक जी, सप्लायर वो मेसो में सेल करता है, तो जी हम लोग तो इतने दिन इसको B2C में करते थे कॉलम 7 में, जी क्योंकि मेसो में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज हम लोग प्लस माइनस करके जो निकल जाता था हम लोग उसको B2C में कर देते थे। जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो गई। वो तो आप मीशो तो नहीं है ना, आप मीशो तो नहीं है ना, आप तो सेलर है ना। हाँ मेरा मेरा जो पार्टी है वो सेलर है। हाँ, वो सेलर है ना। तो जो टैक्स हाँ हाँ आया, हाँ, टैक्स का जो पैसा है वो मीशो के पास आया या आपके पास आया? वो तो पहले वो तो मेसो काट काट लेता है, काट के वो लोग दे देते हैं ना। अब वो जो काटते हैं वो डिडक्शन जो करते हैं ना, वो ये वाली डिडक्शन करते हैं। हम्म सर्विस चार्ज हो गया उनका, या टीसीएस अगर आपके अगेंस्ट जमा टीसीएस भी करवाया तो करते हैं, हाँ वो ये टीसीएस भी डिडक्शन। करते हैं और उसको हम लोग दिख भी सकते हैं, वो हाँ दिख भी उसको, जाता है सर। जी जी जी। लेकिन अगर टैक्स का पैसा भी अगर वो रखते हैं, ठीक है ना, हाँ तब आप B2C कॉलम जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, ओके। ठीक है ना। अगर तो टैक्स सर का, मैं तो इतने दिन कर चुका हूँ, तो अभी क्या होगा इसका? तो आप उसको रेक्टिफाई कर मैं सकते हैं तो ना। मैं लगातार सर इसको 2 साल से किया हूँ उनका, अभी क्या उनका रेक्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, फिर आप मतलब वो जो आप चीज बता रहे हैं उसमें जीएसटी का जो पैसा है वो आपने यहाँ पे हम्म रिपोर्ट करा था 14 नंबर कॉलम में। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं किया हाँ, हूँ। और आपने जो सेलिंग करी है वो सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज करके करी है, एकदम एकदम। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे भी वो रिपोर्ट करना जरूरी था वो, ठीक है ना। जिनके पास टैक्स का पैसा आ रहा है वो यहाँ पे तो रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस यहाँ पे B2C जो नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं वो भी करेंगे। देखिए जो भी पैसा आपके पास अगर आएगा टैक्स का, उसको वेरीफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर करना है तो वो रिपोर्ट आपने यहाँ पे करना है कि हाँ मैंने ई कॉमर्स थ्रू के थ्रू ये वाली जो है सेल करी है, ठीक है ना। रिपोर्ट आपने यहाँ पे तो करना ही है। और अगर टैक्स का पैसा आपके पास है तो नॉर्मल जैसे B2C हम लोग भरते हैं वो भी आप इसमें भरेंगे। जो वो आपको मंथली रिपोर्ट जो देगा वो मंथली रिपोर्ट में आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ सेल करी है, किस किस पार्टी को करी है, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी है या किस किस अनरजिस्टर्ड पार्टी को करी है। तो वो समरी वहां से आपको बनानी पड़ेगी। वो समरी आप बनाने के बाद B2C जैसे हम हमेशा भरते हैं या B2B जैसे हमेशा भरते हैं वो तो आप भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन अगर आपका टीसीएस भी कटा है तो वो टीसीएस का क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पे आप सप्लाईज के अंदर उसको रिपोर्ट भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं भरना है, यहाँ पे सिर्फ आपने रिपोर्ट करना है। सर अगर जोन सी वो समरी की बात आप कर रहे हो अभी, जी अगर वो समरी जैसे होती है कि हम ऑनलाइन पोर्टल से हम डाउनलोड कर कर एक्सेल में सारा इंपोर्ट कर कर अपने टैली में चढ़ा देते हैं, उसके बाद अब तो हम जी समरी चेक कर लेते हैं कि समरी से हमारी B2C कितनी बन रही है, B2B कितनी बन रही है, ये सबको जी चेक करने के बाद ही हम यहाँ पे एक्शन करते हैं।
वो समरी कैसे बनती है, क्या वो बता सकते हो आप? देखिए वो समरी के लिए तो मुझे वो लाइव डाटा चाहिए होगा। अगर लाइव डाटा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसमें बता सकता हूँ। वो बेसिकली उसमें लगभग बना ही होता है सारी चीजें, बस आपने ये हाँ चेक मतलब करना है उसमें कि हमने आवाज हाँ, करा रही है। उसमें आपने ये चेक करना है कि जो आपने सेल करी है वो रजिस्टर्ड पार्टीज को कितनी करी है। रजिस्टर्ड पार्टीज को जो होंगी वो यहाँ रिपोर्ट कर देंगे, अनरजिस्टर्ड पार्टी को जो करी है वो आप यहाँ रिपोर्ट कर देंगे। और ये सारा डाटा जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू सेल हुआ है तो उसको यहाँ पे 14 नंबर पे भी रिपोर्ट करेंगे उसको। ओके सर। और ठीक है। 14 में जो दो कॉलम है सर 14 पे एक बार क्लिक करना, उसमें जो लाइबल टू पे टैक्स है अंडर सेक्शन 9(5) इसमें करना है। हाँ, अगर टैक्स का पैसा आपके पास आया है जैसे हमारे पास तो आता है तो हाँ, यहाँ तो पे वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक ठीक है है ना। सर। और अगर टीसीएस भी अगर आपका कटा है तो इसका मतलब टैक्स का पैसा आपके पास नहीं आया या टीसीएस कट गया फिर भी, तो यहाँ पे टीसीएस का क्लेम ले सकते हैं फिर आप। ओके सर ओके। ठीक है। क्या टीसीएस कटेगा तो पहले में रिपोर्ट करेंगे तो 14 का पहले में? हाँ, 14 के पहले में। एक बार खुली सर इसमें। 14 के पहले में ये आप यहाँ पे टीसीएस नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ रिपोर्ट करना है आपका जीएसटी नंबर उस पार्टी का जिसने आपका टीसीएस काटा है। सर मीशो का जीएसटी नंबर मेरे को देना है यहाँ पे। हाँ जी, मीशो का अभी हाँ। मेरे पास है नहीं है, तो वो मीशो का आप यहाँ पे डालेंगे और सप्लाई को सर यहाँ पे मेरे दिखा पास देंगे। है, सर मेरे पास है। तो आप मुझे शेयर कर दीजिए एक बारी। मैं उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना है आपने। वो कोई यहाँ पे उसमें कुछ होगा नहीं, वो जीएसटी नंबर बस आपने यहाँ पे लिखना है। और मीशो ने जितना टीसीएस काटा है तो वो उसने ये बात बताई होगी ना कि आपने 1 लाख रुपए की सेल करी है, ठीक है ना, या 2 लाख रुपए की सेल करी है, उसने आपको उसमें टीसीएस में बताया होगा ना, तो वही बस आपने यहाँ पे बताना है। मतलब आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते अपनी सेल पे। सर इसमें टीसीएस का डिटेल कहाँ पे बताना है सर? इसमें तो कहीं टीसीएस का डिटेल नहीं। हाँ, टीसीएस का जो डिटेल इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आप पहले रिपोर्ट कर देंगे जीएसटीआर 1 में। टीसीएस की जो डिटेल है वो आपकी जो आएगी वो टीसीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है ना। अगर आप अप्रैल में जितना भी आपका कटा है तो ये टीसीएस जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट होता है वो सारा। सर ठीक है पर ना। तो जो जरूरी नहीं होता कि वो 1% ही डिडक्ट करते हैं, कभी हाँ, कभी वो 1%। हाँ वो चेक करना पड़ता है हमें। हाँ, वो ये बात सही है कि जरूरी नहीं है कि 1% करेंगे, वो बेसिकली चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। ठीक है ना। वो कभी 0.75 करेंगे या 0.5 करेंगे, वो ऐसे करते हैं। लेकिन आप उसका क्रेडिट अगर आप लेना चाहते हैं, जो पैसा कटा है आपका, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा वो। ठीक है ना। टीडीएस क्रेडिट रिसीव वो आपको यहाँ पे दिखेगा वो। अगर आप इसको जैसे ही फाइल करेंगे तो उतनी अमाउंट का टीसीएस जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, यानी कि इनपुट वाला लेजर जो है वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सर वहां से सर अकाउंट में मतलब भी ट्रांसफर हो सकता है सर क्या टीसीएस का पैसा? नहीं, अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हो सकता, बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हो सकता। वो आप यूज सिर्फ अपनी जो सेल की लायबिलिटी है उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, वो अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हो सकता। ठीक है। अब हम आते हैं अगले कॉलम में, एचएसएन वाइज समरी। देखिए ये सबसे टफ कॉलम जो है वो यही कॉलम है। ठीक है ना। एचएसएन वाइज समरी 14 नंबर में सारा जी सर 14 नंबर में सारा डिटेल डालने के बाद सर B2C में भी अगर सेम ही चीज का फिगर डालना होगा सर जी क्या? जी जी जी, इन दोनों का टोटल मिला के ही इसके अंदर आएगा वो। ठीक है ना। अगर सिर्फ B2C वाला है तो B2C का जो आपने डाला है तो B2C यहाँ पे दिखाएंगे आप। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है, यानी कि आपने कुछ सेल जो है ऑनलाइन करी है, कुछ सेल जो है ऑफलाइन करी है, ठीक है ना, तब इसमें डिफरेंस आएगा। तो आपने रिपोर्ट उतनी ही करनी है यहाँ पे जो ऑनलाइन जितनी आपने करी है। वो वेरीफाई किससे होगा? जीएसटीआर नंबर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले के साथ। ठीक है। ओके सर थैंक यू। अब है अगला है एचएसएन वाइज समरी। ये सबसे टफ कॉलम होता है इन सब में जितने भी आप कॉलम पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली आपको जो है एक डिटेल अपने पास प्रिपेयर करनी है। पूरे महीने आपने जितनी भी सेल करी है, उन सेल में जितने भी प्रोडक्ट यूज हुए हैं, वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट
जितना भी टैक्सेबल वैल्यू थी, जितनी भी टैक्स उसके अंदर था डिडक्ट हुआ है, अगर कोई आईजीएसटी का है तो कोई अगर सीजीएसटी का है, तो वो सारी चीजें जो है आपने वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना। और ये टोटल समरी जो है आपकी, वो टोटल सेल के साथ मैच होनी जरूरी है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। देखिए रिसेंटली अभी एप्पल की फाइल हुई है 11 मई को। तो एचएसएन का उसमें क्या रोल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपने सारी समरीज बना दी, बी टू बी में कितने थे, बी टू सी में कितने थे, जो भी थे। आपने व्यू समरी जब करा तो व्यू समरी में आपके पास ये डिटेल आ गई कि इतना टैक्स आपका आईजीएसटी का है, इतना सीजीएसटी का है, इतना एसजीएसटी का है, ठीक है। लास्ट में इसमें एक कॉलम आता है एचएसएन वाइज समरी। ये देखिए, ये एचएसएन वाइज समरी जो है वो आपके टोटल जितनी सेल थी उसके साथ मैच होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 20, 18, 293, और एचएसएन में कितना आ रहा है 19, 48, 165, यानी कि कुछ रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इट मींस क्या है कि आपने जितनी भी सेल करी है उस सेल की सारी रिपोर्टिंग एचएसएन में नहीं दी है। तो एचएसएन में आपने भले ही चाहे 100 प्रोडक्ट्स बेचे हो, वो 100 की 100 इसके साथ मैच होने जरूरी है, आपकी टोटल समरी के साथ मैच होने जरूरी है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है ना। चाहे चाहे एचएसएन कोई भी आइटम का हो, मतलब चाहे वो एक प्रोडक्ट का ही हो। जी, तो वो सारे आपने यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। देखिए एचएसएन बेसिकली कॉम्प्लिकेट कहाँ पे होता है, टफ कहाँ होता है, आप इस समरी को अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे एचएसएन नंबर लिखेंगे। एचएसएन नंबर में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है कुछ एचएसएन की अगेंस्ट पूरे महीने में, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। 18% वाली कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। सीजीएसटी उसमें कितना है वो लिखेंगे। आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी लिखेंगे। ये टोटल जब अब सारा यहाँ पे आप उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड आपका टोटल रिटर्न में जितने भी कॉलम बचे हैं एचएसएन को छोड़ के उसके साथ मैच होने जरूरी है, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपने 1 लाख रुपए की सेल करी है 18% के हिसाब से, तो 18,000 रुपए टैक्स हो गया, ठीक है ना। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,18,000। अब अगर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, सपोज 9933 ये प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है अगर, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो होगी वो यही हो जाएगी 1 लाख रुपए। उसकी टैक्स का जो रेट होगा वो ये वाला हो जाएगा, उसके टैक्स जितना अमाउंट का कटा है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। उसको रिपोर्ट करना आसान है। वो हमने कैसे रिपोर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं उसी में ही बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। सपोज 1 लाख रुपए की एक ही आइटम की सेल थी, तो आप एचएसएन में जाएंगे, यहाँ पे एचएसएन नंबर पहले लिखेंगे। सपोज एचएसएन नंबर है उसका 9933, ठीक है ना। ये एचएसएन नंबर अगर आप गलत होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। 9922 हम ले लेते हैं। ये अगर मतलब कोई भी एचएसएन नंबर जो होगा वो आपका सही होना चाहिए। ओके, ये नहीं आ रहा तो आप पहले एचएसएन नंबर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। एक एचएसएन नंबर में ये ले लेता हूं,
अरे बेटा ठीक है, ये HSN नंबर आ जाएगा। आपके जो भी सेल हो रही है वो प्रोडक्ट का HSN नंबर भी सेम ही होगा, यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसकी UQC यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो किसके अंदर मेजर होती है। सपोज हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग अलग होती है, कईयों की होती है पीसेस के अंदर, कईयों की होती है डजन में, कईयों की होती है लीटर्स में, कईयों की मीटर्स में होती है। तो वो क्वांटिटी जो है UQC, जो क्वांटिटी का मेजरमेंट वाला जो रेट होता है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अगर वो पीसेस में होती है, सपोज सिंपल सा ले लेते हैं हम पहले, तो आप पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी पूरे महीने में हमने एक ही सेल करी थी, पूरे महीने में हमने एक ही सेल करी थी ना, ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी यहाँ पे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख ही हो जाएगी। ठीक है ना, रेट 18%। ठीक है ना, वो CGST में करिए, HST में करिए, IGST में करिए, वो आपको अपने बिल से पता लग ही जाएगा। ये हमने लोकल ही करी है, तो 9,000 यहाँ पे आ जाएगा और 9,000 यहाँ पे आ जाएगा HST में। ठीक है ना, अब आप इसको याद ही नहीं करेगा। ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ऐड करने के बाद अगर आप चेक करेंगे कि वो कहेगा कि जो ये आपने डिटेल भरी है क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो आप अगर ये सही है तो इसको सेव कर देंगे। अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ से आपको एडिट कर सकते हैं, इसको आप सेव कर देंगे। तो अब आपका HSN जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है 1 लाख रुपए। ठीक है ना, ये वो वाला केस है जिसमें आपकी पूरे महीने में एक ही सेल हुई है और एक ही क्वांटिटी वाली है, एक ही HSN नंबर है। ठीक है ना, अब हम आते हैं, अगर आपने इसी बिल के अगेंस्ट 10 HSN नंबर यूज करें, तब आप उस केस में क्या करेंगे। सपोज आपने 2 करें अगर, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपने 2 HSN नंबर यूज करे हैं और दोनों HSN नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं और इनका जो रेट है वो भी इस बारी अलग अलग है। ठीक है ना, 18% तो ये हो ही गया, एक आपने और उसके अंदर ऐड कर लिया, सपोज 12% वाला। ये जी खजा बहाल है क्या, ऐसे जाके समाएगा जाके नहीं दिमाग खा गया। ठीक है ना, ये दूसरा बिल था। अगर दूसरा बिल लेना चाहते हैं या फिर एक ही पार्टी एक ही आइटम में लेना चाहते हैं, आप चाहे जैसे मर्जी उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर HSN नंबर अलग हो गया तो आपको रिपोर्ट करना ही होगा वो। तो अगली आइटम जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। वैसे देखिए HSN जो वैसे बेसिकली जो मेंटेन होती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा एक्यूरेटली मेंटेन हो जाती है। मैनुअली जो होती है वो मैनुअली में आप सिर्फ 2 या 3 आइटम्स अगर आप बेचते हैं तो उसको तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्सेल में अगर आप बना रहे हैं या फिर कोई मैनुअली रजिस्टर में बना रहे हैं तो उसमें तो आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो लार्ज केसेस होते हैं उसके अंदर HSN समरी जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनती है। सॉफ्टवेयर में ही आपको उसको एंट्रीज को लिखना होगा, या जैसे ही आप बिल एंट्री करते रहोगे तो बिल में जैसे ही आप क्वांटिटी डालते रहोगे, आइटम डालते रहोगे, तो HSN वाइज समरी वहां पे ऑटोमेटिकली मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है मैनुअली की जगह। ठीक है ना, ये इस बारी पीसेस में नहीं था, ये बॉक्स में था। क्वांटिटी एक ही ले लेते हैं हम लोग। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपीज। ठीक है, रेट इस बारी आ जाएगा 12%, तो यानी कि 6,000 यहाँ पे और 6,000 यहाँ पे। ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए कंफर्म करने के लिए बोलेगा, सेव करने के लिए, तो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, सेव आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आइटम्स ऐड हो गई। ठीक है ना, तो आपका जो टोटल सेल हुई है वो कितनी हुई है टैक्सेबल वैल्यू में, वो हुई है 2 लाख रुपए। तो आप जब भी अपनी समरी जनरेट करेंगे, जनरेट समरी जब आप करेंगे, सारी फिगर्स ऊपर की भरने के बाद, HSN भी भरने के बाद, तब आपके पास आपको ये चीज चेक करनी है कि जितने भी HSN की फिगर्स आपने लिखी हैं वो आपकी टोटल सेल के साथ मैच है या नहीं है। आपकी टोटल सेल जो अभी आ रही है वो आ रही है 2,09,000 और 9,000। ठीक है ना, ठीक है, वो आ रही है अभी 2 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, लेकिन टैक्स है उसमें 9,000।
वो कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई थी। 1/25 की यहाँ पे करी थी सेल, ठीक है। उसके बाद 25,000 रुपए के डेबिट नोट्स यहाँ बनाए हुए थे, क्रेडिट नोट्स यहाँ बनाए हुए थे, फिर ये एडवांस एसी वाले थे वो बनाए हुए थे। तो लेकिन अगर आप एचएसएन चेक करेंगे, इसमें एचएसएन में बेसिकली क्या आ रहा है कि आपने जो रिपोर्ट करा है उसमें 2 लाख रुपए तो करा है टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन टैक्स जो है उसमें 15,000 और 15,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो चीज है आपकी टोटल सेल के साथ मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो आपकी टोटल सेल के साथ मैच नहीं हो रही है। यानी कि आपने कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग जो है, चाहे वो बिल में है वो गलत रिपोर्ट कर रहा है जीएसटीआर 1 के अंदर, चाहे वो एचएसएन है वहां पे गलत किया है, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है एचएसएन समरी भरने के बाद कि आपकी एचएसएन समरी कहीं ओवर ना हो जाए आपकी सेल से, ठीक है ना। एचएसएन समरी कह रही है कि आपको 15,000 रुपए टैक्स भरना है जीएसटी के अंदर, लेकिन आप कह रहे हो कि हमें 9,000 रुपए टैक्स भरना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो होता है ये लूज पॉइंट होता है जहां पे आपकी गलती पकड़ सकते हैं जीएसटी ऑफिस वाले। तो एचएसएन समरी भरने के लिए आपने ये बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि आपने सिर्फ अभी यहाँ पे 2 लाख की सेल तो है, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो मे भी शायद आपने कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है वो उसके एचएसएन के अंदर नहीं लिया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इफेक्ट कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ। सपोज एचएसएन नंबर यही वाला है एक और, ठीक है, आपने 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट भी इशू करा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 6,000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 56,000, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेसिकली कि 1 लाख की जगह आपकी सेल जो हुई इस 12% वाली वो कितनी हुई, 1 लाख माइनस क्रेडिट नोट, यानी कि 50,000 नेट हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने एचएसएन में जब जाएंगे, एचएसएन के अंदर 12% वाली जो सेल है इसको उतनी अमाउंट से लेस कर देंगे। देखिए आप चाहे तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव यहां पे वो उठाता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं सपोज 12% वाली ये सेल लेके चलूं, फिर 50,000 का मैं डेबिट नोट डालने लगूं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी नहीं उठाता ये, ठीक है ना। सपोज एक बॉक्स में था, टोटल क्वांटिटी पानी आ जाएगी, यहाँ पे आप माइनस 50,000 नहीं लिख पाएंगे, ओके। अगर ये ले रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, इसको आप ऐड कर देंगे। देखिए इसने क्या बात बोली है कि आप नेगेटिव में जो रिपोर्ट कर रहे हैं ये एचएसएन जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसके अंदर, यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आपने ये जो रिपोर्ट करा है ये रिपोर्ट जो है वो गलत करा है, या फिर अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस करना है और साथ में क्रेडिट नोट्स वाले भी माइनस करने हैं इसके अंदर, तो आप इसी के अंदर करिए, आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी इसमें ये नेट ऑफ होके आएगी। जितनी भी आपने बिल बनाए होंगे, चाहे वो B2B में है चाहे वो B2C में है, लेकिन उसमें अगर कोई भी क्रेडिट नोट आपने बनाया है तो वो उसके अंदर लेस होके ही यहाँ पे एचएसएन के अंदर रिपोर्ट होगा, सेम ठीक है ना। करना, हाँ, सेम एचएसएन नंबर का और सेम रेट का, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिपोर्ट करें, हाँ जी सर, हम लोग क्या टैली में सर एचएसएन कोड में समरी जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ, उसमें एचएसएन समरी होती है उसमें। अगर आपने कोई भी क्वांटिटी जब क्रिएट करी है तो क्रिएट करने के बाद वहां पे वो आपसे एचएसएन नंबर पूछता है, तो आपने जैसे अगर उसको एचएसएन नंबर वहां पे अगर आप डाल देंगे, उसका रेट डाल देंगे वहां पे, तो एचएसएन समरी रिपोर्ट उसमें से ऑलरेडी जनरेट हो जाती है, इजिली जनरेट हो जाती है। उसी रिपोर्ट का नाम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे जी, उसको उठा के आप सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे। और सर अगर हम कोई समरी को हम अपनी नेट सेल के साथ अगर मैच कर लें
तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं बनेगी, फिर तो हमारे एक्शन की समरी और टोटल सेल वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी, अगर हमने पहले ही मैच कर लिया तो। हाँ, अगर आपने सॉफ्टवेयर में ही मैच कर लिया है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी। सॉरी, ओके। ठीक है ना। देखिए एचएसएन समरी टफ होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो अभी सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक दो प्रोडक्ट्स की समरी है ये, तो ये इसलिए आपको इजीली दिख रही है। कभी कभी क्या होता है कि 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं या 100 प्रोडक्ट्स होते हैं या 500 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो 100 प्रोडक्ट्स की सेल पूरे साल में आपने कितनी करी है एचएसएन के अगेंस्ट, 12% वाली है, 18% वाली है, आईजीएसटी में कितनी करी है, सीजीएसटी में कितनी करी है, तो वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे आती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेबिट नोट लेस तो कर दिया, अब देखिए एक गलती मेरे से यहाँ पे क्या हो रही है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। क्वांटिटी मैंने जो पहले ली थी वो एक ही ली थी और अभी भी एक ही क्वांटिटी आ रही है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे ली थी ना हमने, 12% वाले 1 लाख रुपए में एक क्वांटिटी ली थी हमने यहाँ पे, ठीक है ना, और एक ही हमने यहाँ पे वापस करी है, ठीक है ना। तो वो क्वांटिटी का जो इफेक्ट है वो तो 0 हो जाना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी लेस होना स्टार्ट होगा वो सिर्फ टैक्स में ही नहीं, टैक्सेबल वैल्यू में ही नहीं, क्वांटिटी में भी उतना लेस होता चला जाएगा एचएसएन का। अगर आपने पूरे महीने में 10 क्वांटिटी बेची है, ठीक है, 5 उसमें से 3 आपके पास क्रेडिट नोट आपने इश्यू करे हैं, तो आप जो रिपोर्ट करोगे एचएसएन के अंदर वो 10 - 3 यानी 7 ये रिपोर्ट करोगे, ठीक है ना। और 7 का टोटल जो है वो नेट होगा इन दोनों को मिला के, ठीक है ना, तो वही आपने यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये था नॉर्मल जो जिसमें लोकल में आप सेल कर रहे हैं। अगर आप आईजीएसटी में सेल कर रहे हैं सेम यही 12% वाला, ठीक है ना, तब आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी सर जैसे एचएसएन का समरी जो होती है जी वो बी2बी और जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं आइटम्स प्लस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेस करके देन एचएसएन से मैच होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नेट जो है वो मैच होना है। हाँ, छोटा सा कंफ्यूजन ये था कि बी2बी से डेबिट नोट प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? देखिए डेबिट नोट जो है वो डेबिट नोट तो प्लस होंगे, क्रेडिट नोट जो है वो माइनस होके जो एचएसएन कोड मैच होना चाहिए एचएसएन समरी से। ठीक 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 सर, बस यही ठीक है। हाँ देखिए अब सेम यही एचएसएन 12% वाला आपने आईजीएसटी में भी सेल करा। आपके पास एक आइटम है, आप चाहे लोकल बेचें चाहे आउटसाइड द स्टेट बेचें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे? उसमें अगर सपोज आपने यहाँ पे 50,000 का ही बेचा है या 1 लाख का ही ले लेते हैं, और हम जो आपने इस बारी आईजीएसटी में बेचा है, यही एचएसएन नंबर, ठीक है ना, तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे आप? जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप जैसे ये एचएसएन नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो ये एरर दे देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वहीं पे आप एडजस्टमेंट करो, ठीक है ना। तो अगर आईजीएसटी में भी सेल हुई है एचएसएन नंबर की तो वो यहाँ पे रिपोर्ट अलग से नहीं करने देगा वो आपको, ठीक है ना। आपको जो है रिपोर्ट करना है इसी के अंदर, तो यानी कि आप फिर इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे 1 लाख रुपए की सेल आपने आईजीएसटी में भी करी है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 नेट होके तो आ ही रही थी, इस बार हो जाएगी 1,50,000 रुपए, ठीक है ना, 1,50,000 हो जाएगी। और आईजीएसटी जो है 12,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 3,000 ये नेट होके आ ही रहा था इसमें, ठीक है ना। तब आप इसको ऐड करेंगे, इस सेव करने के लिए बोलेगा, आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो इस बारी आपका ये एचएसएन नंबर की रिपोर्टिंग जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसमें मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, मैं क्वांटिटी इसको 2 कर देता हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आप चेक करेंगे कि टोटल क्वांटिटी जो आपने बेची है वो 2 बेची है, और एक आईजीएसटी में बेची है और एक एचएसटी में बेची है, ठीक है ना। तो कोई भी एचएसएन हो, वो चाहे आपने आईजीएसटी में उसकी सेल करी हो चाहे सीजीएसटी एचएसटी में करी हो, तो वो सारी रिपोर्टिंग जो है
इस HSN की एक ही HSN नंबर में रिपोर्ट होगी। वो चाहे आपने 20 बिल काटे हो, चाहे 100 बिल काटे हो, चाहे 1000 बिल काटे हो, वो सारी रिपोर्टिंग HSN की सिर्फ इसी एक HSN में रिपोर्ट करना होगा आपको, वो भी नेट वैल्यू। ठीक है ना? होता कि जैसे अगर सेम एक्शन की हमने सेल की है, वो IGST भी और HGST भी है, ठीक है। और अगर जैसे आप कह रहे हो कि सेम एक्शन की डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों चीजें हमने, अगर मतलब एक एक्शन है उसका डेबिट नोट काटा है हमने TGS की मतलब बिजनेस से, और एक का हमें डेबिट नोट काटा है विदाउट मतलब इंटरेस्ट रेट काटा है, तो उन दोनों का इम्पैक्ट भी साथ ही में ही करना पड़ेगा। हाँ, वो साथ ही में इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना? ये इसी में ही हमें करके एक समरी बनाकर रखनी पड़ेगी पहले, हाँ। ताकि हम इसमें नेक्स्ट में डाल पाए। हाँ, तभी आप उसको नेट में इसमें मतलब इसमें अपलोड कर पाए या इनपुट कर पाए। देखिए, HSN समरी बहुत टफ होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जो मैनुअल सिर्फ 5 या 10 बिल करते हैं हर महीने के, तो उनके लिए तो इजी हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा इसको बनाना। लेकिन अगर जो बड़ी लार्ज स्केल में अपनी बिल्स काटते हैं या फिर लार्ज स्केल में रिसीव करते हैं बिलों को, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप जो भी HSN की समरी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये चेक कर लेना है कि क्या वो सही मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वो आपकी सेल के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो वहां पे आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं उसको। ठीक है? सर और इसमें हाँ जी, सर ये हम लोग कई बार चार डिजिट का एक्सटेंशन कोड डालते हैं, कई बार 6 डिजिट का डालते हैं, जी जी। तो इसमें डिफरेंस क्यों रहता है? देखिए, डिफरेंस बेसिकली जो है, जो बड़ी फर्म्स हैं जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, ऑडिट वाला केस है, उनको तो देखिए 8 डिजिट ही लिखना होगा। ठीक है ना? उनको पूरा 8 डिजिट वाला HSN नंबर है, वही लिखना होगा। जैसे ये HSN नंबर होता है 8 डिजिट वाला, ये उनको पूरा वही लिखना होगा। लेकिन अगर जिनकी स्मॉल टर्नओवर है, जिनकी अगर मान लीजिए ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ की है या फिर 50 लाख की है, ठीक है ना, तो वो 4 डिजिट यूज कर सकते हैं। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 8 है। ठीक है? ओके सर। और इसमें एक चीज आपने और ध्यान रखना है कि जो भी आप सेल कर रहे हैं HSN की, ठीक है ना, वही प्रोडक्ट तो आपने खरीदा होगा ना, आपने खरीदा भी तो वही होगा ना प्रोडक्ट। तो Yes, sir. जब कोई अगर बायर आपका जिससे आपने परचेज करी है, कोई उसने अगर HSN नंबर कुछ और लिखा है वहां पे, और आप HSN नंबर की सेल कुछ और कर रहे हैं, तो वहां पे भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो। ठीक है ना? आप उसकी रिटर्न तो देखिए चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन आपको एश्योर जरूर होना है कि जब वो परचेज का बिल दे, परचेज के बिल में HSN नंबर जो है वो सही लिख के दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो HSN नंबर गलत लिख के दे दे, आप सही वाला HSN नंबर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है ना? क्योंकि वो तो गलत ही HSN फाइल कर देगा आपके अगेंस्ट। ठीक है ना? वो गलत ही अपनी HSN सेल उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आपको तो हमेशा सही HSN नंबर इश्यू करना है। ठीक है? इसमें अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है HSN नंबर में। सर HSN कोड में भी कुछ टेबल नंबर 12 में कुछ चेंजेस हुए अप्रैल के अंदर। टेबल नंबर 12 में ये वाला ही ना? हाँ, इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। नहीं, अबे अप्रैल में कुछ चेंज हुए क्या अप्रैल में? नहीं, अप्रैल में तो कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ओके। अप्रैल में तो ISD क्या चीज होती है इसमें? ISD जी। नहीं, ISD तो देखिए वो तो अलग कैटेगरी आ गई ना। एक तो IGST होता है, CGST, HGST होता है। ISD जो होता है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं उसको। वो पॉइंट जो है वो अभी आगे आएगा, वो मैं उसको आपको बताऊंगा। ISD जो होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो बेसिकली आप ही की ज्वाइंट फर्म होती है, आप ही के नाम से फर्म होती है, लेकिन वो रिपोर्टिंग जो है वो अलग करती है। ठीक है ना? उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। ठीक है? उसमें सिर्फ आप परचेज के बिल हैं जैसे वही ले सकते हैं। सेल उसमें बहुत कम ही हम लोग दिखाते हैं उसके अंदर। वो बेसिकली यूनिट बनी होती है परचेज का इनपुट पास करने के लिए। ये अभी जो पॉइंट है ये ISD वाला, ये जब हम परचेज वाला करना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आएगा ये वाला पॉइंट, तो वहां पे ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है? सर हम लोग को GST का कुछ नोट्स क्या मिलेगा? GSTR में नोट्स आपको कैसे चाहिए? अगर मतलब मान के चलिए, मतलब जो नया जो चेंज जो हो रहा है ना, नया चेंज जो अमेंडमेंट है, उसका नोट्स क्या कुछ मिलेगा यहाँ से?
देखिए जो भी अगर चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आपको डैशबोर्ड में जरूर दिख जाएंगे। अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है ना, या फिर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो मेन पेज है उस पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे सारे चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स में दिख जाएंगे, ठीक है ना, वो लिंक्स वगैरह आपको सर सारे कोई मिल जाएंगे। किताब तो खरीदना पड़ेगा? नहीं, किताब देखिए आती तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने तो प्रॉपरली ऑनलाइन पोर्टल ही अपना दे रखा है। तो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है कुछ है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर जो भी ये अपडेट्स दे रहे हैं ये अपडेट्स को आप चेक कर सकते हैं कि आपसे रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं आई है इसमें, आपके जीएसटी नंबर से तो कोई रिलेटेड अपडेट नहीं आई है इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो अपडेट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। सर अगर हमें practice करनी हो इस चीज की कि हम फाइल करनी है तो कैसे कर सकते हैं practice? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो हम कैसे करेंगे? हाँ देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जीएसटी का नंबर होना जरूरी है। अगर जीएसटी का नंबर नहीं है तो बेसिकली जो डाउनलोड करके ऑफलाइन टूल होता है वो, ये खत्म होने के बाद ऑफलाइन टूल पे ही हम आने वाले हैं। ऑफलाइन टूल में आप उन चीजों को अपलोड कर सकते हैं, डाटा अपना बना सकते हैं, ऑफलाइन टूल में उसको यूज कर सकते हैं, क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो सारी प्रैक्टिस जो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो ऑफलाइन टूल में। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है फिर तो वेल एंड गुड है, उसमें तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अब। ठीक है, सर अभी एक ही एजेंसी नंबर पे हमने दो कंपनी से हमने बिल लिया हुआ है तो वो कैसे डालें हम पोर्टल पे? दो कंपनीज के बिल आपने लिए हुए हैं परचेज के? हाँ हाँ तो वो तो आपने फिर उसका इनपुट लेना है ना, आपने जीएसटीआर 1 के अंदर थोड़ा रिपोर्ट करना है। जीएसटीआर 1 तो होती है सेल के लिए, सिर्फ जो आप पूरे महीने में जो सेल करते हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न, ये सारी रिपोर्टिंग इसके अंदर होती है। और जो जो भी आपने सेल करी है या जो भी सर्विस प्रोवाइड करी है आपने, वो एचएसएन यहाँ पे आपने बता देना है उसका, ठीक है ना। यहाँ पे परचेज से रिलेटेड कुछ नहीं आता है। लिखना ही पड़ेगा इसमें मैन्युअली हमको लिखना ही पड़ेगा मैम सर? एचएसएन के अंदर देखिए जो लार्ज फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि लार्ज फॉर्म में तो डाटा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो ही रहता है, तो आप वहीं पे अगर कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो वहां से वो फाइल निकल जाती है एचएसएन वाली, वो डायरेक्टली बस आपने अपलोड करनी है यहाँ पे, वो जहां से आप अपलोड करोगे तो आपके इसके साथ सारा वो मैच हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो अगर आपके मैनुअली अगर आप मेंटेन करते हैं या एक्सेल में अगर आप अपनी सेल को मेंटेन करते हैं तो वहां पे जब भी आप एक्सेल का बिल बना रहे हैं, एक्सेल के जो भी डाटा आप लिख रहे हैं तो वहां पे एचएसएन नंबर साथ के साथ डालते जाएं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने ये एक बनाया हुआ था जिसमें एचएसएन नंबर यहाँ पे आता जाता है, ठीक है ना। फिर आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, वो सॉर्ट करके 8714 में कितने एचएसएन में 5% वाली कितनी सेल हुई है, 12% वाली कितनी हुई है, 18 वाली कितनी हुई है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से सॉर्ट करके फिर एक समरी बना सकते हैं और वो समरी आप फिर एचएसएन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। पर आपको रिपोर्टिंग जो है उसमें एक्सेल में है वो सही रखनी पड़ेगी, कुछ गलत ना हो जाए उसमें। सर आपने इसमें B2B WS से B2B OS ये कर रखा है आपने, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बेसिकली WS का मतलब होता है विद इन द स्टेट, ठीक है ना, और OS का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट। देखिए 5% वाली 8714 जो है 28% रेट के साथ हमने जब सेल करी थी तो इसपे सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा था, ठीक है ना, लेकिन यही 5% वाली आउटसाइड द स्टेट वाली गई थी तो इसमें आईजीएसटी लगा हुए थे, रेट के अकॉर्डिंग लग जाएगा ना, इसमें 28% था तो 28% लगा, इसमें 5% था तो 5% लगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है आउटसाइड द स्टेट हमेशा आईजीएसटी ही लगता है उसमें, विद इन द स्टेट में सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है यार पागल। है, ठीक है। सर हमको अभी B2B जनरेट हुआ है, वो हमको कितना जीएसटी पे करना है वो हमको देखना है, तो कैसे देखेंगे हमको? देखिए वो जनरेट समरी करनी पड़ेगी ना आपको,
वो जनरेट समरी आप जब करेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना टैक्स भरना है। यहाँ पे लास्ट में आपको पता चल जाएगा कितना टैक्स आपने भरना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर जी, एक क्वेश्चन था सर, जी। कई बार क्या होता है तो पार्टी ना जीएसटी का बिल खरीद लेता है हाँ जी। 1-2% से, तो ओके, पहले तो दिखा देता है कोड ए में, ठीक है, उसके ओके। बाद वो लोग ऑमिट कर देता है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे वो लोग? नहीं, उसको क्या कर देता है वो? ऑमिट कर देता है ऑडिट टू मतलब? से टू ए से ना वो लोग मिटा देता है वो लोग। पहले से जब जब खरीदा 2% देके जीएसटी का बिल, ठीक है, तब तो दिखा दिया उसको, हाँ हाँ मगर बाद में 2A में जाकर उसको मिटा दिया। ऐसा भी सर केस एक तो आया था सर मेरे हाँ। पास। तो उसमें तो बेसिकली क्या होगा कि एक तरह से वो बिल कैंसिल कर दिया होगा ना उसने। हाँ तो सर उसको कैसे पकड़ेंगे तो वो आप उसका इनपुट नहीं लेंगे, आप उसको परचेज में भी नहीं लेंगे, फिर ना ही आप उसका इनपुट लेंगे, ना ही परचेज में उसको लेंगे आप। एक्चुअली सर ये हुआ था, मेरे पार्टी है जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर है, जी तो सीमेंट के लिए कुछ लिया था वो बहुत पहले, जी काफी भारी अमाउंट का था वो, मगर वो बाद में क्या किया, जिससे लिया था वो बिल बिहार का एक पार्टी से, वो पोर्टल से ऑमिट कर दिया था। नहीं, वो क्यों कर दिया था? आपने रीजन नहीं पूछा उससे? एक्चुअली फेक बिल खरीदा था वो। हाँ, तो फिर तो आपको भी फेक बिल नहीं ले सकते ना। अगर फेक बिल कोई बनाए तो फेक बिल का क्रेडिट आप नहीं ले सकते फिर आप। ओके। ठीक है ना, उसमें बेसिकली ऑडिट, जीएसटी ऑडिट की चांसेस बढ़ जाते हैं। जीएसटी ऑफिस वाले सीधा आपके फिर ऑफिस में आ जाएंगे, वो सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आप मतलब काम क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फेक बिल से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, पर सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, हमारी सेल बढ़ जाती है, सेल को दिखाने के लिए हमें परचेज के बिल लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम सेल भी लेते हैं। देखिए होता तो बहुत कुछ है, मैं मतलब अगर मैं वैसे मैं बताऊं मैं, लेकिन जो सही प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस तो यही कहती है कि जब आप कोई परचेज करते हैं तो वो परचेज एक्चुअल में हैपन होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल में परचेज होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई पार्टी आपको फेक बिल दे रही है, ठीक है ना, आप फेक कंसिडर भी कर लेते हैं, वो अपने फेक बिल डाटा उसमें डाल देता है पोर्टल पे, लेकिन जिस दिन वो अगर कहीं फंसा, अगर वो फेक बिल पकड़ा गया तो वो फेक बिल में आपका जीएसटी नंबर होगा तो आप भी साथ में ही ऑडिट में आ जाओ। ओके ठीक है ना, मतलब वो आपको ध्यान रखना है। सही प्रैक्टिस तो यही है कि आप सही परचेज का बिल लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था सर, जी कि अभी जो 2B में नया अमेंडमेंट आया है कि जितनी क्रेडिट दिख रही बस उतनी ही हम ले सकते हैं। जी सपोज करिए कि मेरे पास जो मैंने 3B बनाया उसमें 1000 इनवॉइसेस के डेटा थे, बट जी। मुझे उसमें 900 के ही दिख रहे, तो मैं उतनी ही क्रेडिट ले पाऊंगा कि 1000 पूरी ले पाऊंगा? नहीं, उतने आप पे, उतना ही ले पाएंगे, क्रेडिट तो आप उतना ही ले पाएंगे। और फिर जो बची हुई है वो नेक्स्ट मंथ में, कि अगर जिन्होंने पे नहीं वो करी आपने थी? वो आपने 3B में अलग से रिपोर्ट करना है कि इतना क्रेडिट जो है हमारा ड्यू है जो नेक्स्ट मंथ आएगा। ठीक है ना, वो हम जब 3B अभी करेंगे ना तो मैं उसमें आपको ये चीज बताऊंगा मैं कि बेसिकली उसमें होता है, क्योंकि पहले परचेज वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके परचेज वाले पॉइंट में 2B पहले हम लोग सारा समझ लें, फिर 3B में ये वाला पॉइंट आता है कि जहां पे आपके पास 10 इनवॉइस है लेकिन पोर्टल पे 9 शो हो रहे हैं, तो वो एक इनवॉइस आपने कैसे दिखाना है वहां। ठीक है, वो क्रेडिट आपका मतलब मिस नहीं होगा, आपने सिर्फ दिखाना है वहां पे ये क्रेडिट हमारा जो है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। और सर दूसरी चीज ये थी कि जो परचेस के क्रेडिट नोट होते हैं या डेबिट नोट होते हैं सर, वो हम पोर्टल पे नहीं चढ़ाते, जो मैं जहाँ काम करता हूँ सर, सिर्फ सेल वाले हम पोर्टल पे चढ़ाते हैं, जनरेट जी जी, करते हैं। वही होता है वो, बेसिकली वही होता है वो, हाँ, परचेज वाले नहीं होता। ठीक है परचेस वाले नहीं होते। जी ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। सर, ये अभी आपने एचएसएन वाला बताया ना, तो जब हम सेल फाइल करते हैं तो एचएसएन वाइज समरी वो ऑटोमेटिक वहां पे आती है क्या, कि हमें मैन्युअली नहीं नहीं, ऐसे अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जेसन फाइल बना रहे हैं या ऑफलाइन टूल के थ्रू जेसन फाइल बना रहे हैं तो वहां पे एचएसएन की ऑप्शंस आती हैं। एचएसएन को अगर आप यस करेंगे तो एचएसएन भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा यहाँ।
लेकिन अगर आप नो कर देंगे तब आपको मैनुअली डालना होगा। हर मंथ में ही करना है क्या वो जी मैंडेट जी जी, वो हर मंथ में ही हो। टेबल लिमिट क्या आप 13 हुआ था क्या? हाँ जी, टेबल लिमिट 13 हो गया क्या? नहीं 13 बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट इशूड। ये बेसिकली बड़ी सिंपल चीज है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। ठीक है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बहुत इजी स्टेप है। नेक्स्ट क्लास में हम अमेंडमेंट वाला भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ तक सारे क्लियर हो जाए, यहाँ तक सब प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना, फिर उसके बाद अमेंडमेंट में आएंगे हम लोग। और ये डॉक्यूमेंट इशूड बहुत सिंपल है, ये 2 मिनट का ही काम है, मतलब वो अगले क्लास में बता दूँ। ठीक है, सर अगर हम ऑनलाइन डाटा ले कोई भी फर्म का और हम डैशबोर्ड में जाके ऑफलाइन प्रैक्टिस करके देखें कि हम सही कर हाँ। रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये ठीक तो हाँ। है, ये ठीक है। हाँ वो आपको उसमें वो पता लग जाएगा। ओके ठीक है, ओके एवरीवन, मैं चाह रहा था कि आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमेंडमेंट वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अमेंडमेंट बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी गलतियां ऊपर हो चुकी हैं प्रीवियस रिटर्न्स, करंट रिटर्न में नहीं, प्रीवियस रिटर्न्स में, वो आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।